रानी पद्मावती, ये नाम सुनते ही जहन में वीरता, सम्मान और बलिदान की तस्वीरें उभर आती हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इतिहास की सबसे जानी मानी रानियों में से एक का असल में कोई वजूद ही ना हो? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। 572 करोड़ रुपए। जी हाँ, 2018 में आई फिल्म पद्मावत ने बॉक्स ऑफिस पर इतनी जबरदस्त कमाई की थी। इस एक फिल्म ने एक सदियों पुरानी कहानी को लाखों करोड़ों लोगों की स्क्रीन पर जिंदा कर दिया। लेकिन साथ ही इसने उस एक सवाल को भी फिर से हवा दे दी जो इतिहासकारों को न जाने कितनी सदियों से परेशान करता आया है। और वो सवाल ही तो इस पूरी चर्चा का दिल है। एक ऐसा सवाल जो हमें सीधे इतिहास के पन्नों और कल्पना की दुनिया के बीच खड़ा कर देता है कि क्या रानी पद्मिनी सच में थीं या फिर वो बस एक कवि की शानदार कल्पना थीं। तो चलिए इस पूरे विवाद की जड़ तक चलते हैं। देखते हैं कि कैसे एक 500 साल पुरानी कहानी आज एक इतनी बड़ी बहस की वजह बन गई है। अब इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए हमें इतिहास की मोटी-मोटी किताबों से नहीं बल्कि साहित्य के पन्नों से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि आज हम जो कहानी जानते हैं वो किसी ऐतिहासिक दस्तावेज से नहीं बल्कि 16वीं सदी में लिखी गई एक शानदार कविता से निकली है। और यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना होगा, और वो है समय का फासला। देखिए, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले को घेरा था साल 1303 में, और जिस कविता पद्मावत में इस कहानी का जिक्र है वो लिखी गई 1540 में, यानी पूरे 237 साल बाद। अब ये इतना बड़ा गैप अपने आप में ही कहानी की सच्चाई पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है ना। तो आखिर ये मूल कविता पद्मावत थी क्या? असल में ये एक सूफी प्रेम कहानी थी, कोई इतिहास की किताब नहीं। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत एक प्रेमाख्यान थी, मतलब एक लंबी रोमांटिक कविता। इसे उस वक्त की आम भाषा अवधी में लिखा गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे समझ सकें। इसमें फारसी मसनवी का ड्रामा और भारतीय बारहमासा का इमोशन दोनों का कमाल का संगम था। लेकिन इसका असली मकसद कुछ और ही था। कई लोग इसे एक सूफी रूपक मानते हैं, जहां रानी पद्मावती असल में आत्मा का प्रतीक है, जो परमात्मा यानी ईश्वर को पाने के लिए तड़प रही है। तो मतलब साफ है, ये इतिहास नहीं बल्कि अध्यात्म था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से तो कहानी का बदलना शुरू हुआ। वक्त के साथ एक आध्यात्मिक खोज की ये कहानी राजपूतों के सम्मान का प्रतीक बन गई। जरा देखिए कि ये कहानी कैसे बदली। 1540 में जायसी ने इसे एक सूफी प्रेम कथा की तरह लिखा। फिर करीब 1589 के बाद राजपूत कवियों ने इसे अपने सम्मान और एक सच्ची कहानी के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। 1829 में कर्नल जेम्स टॉड जैसे अंग्रेजों ने इसे वीरता और बलिदान का ऐतिहासिक सच बना दिया, और फिर 19वीं सदी में बंगाली लेखकों ने इसे हिंदू गौरव और विदेशी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया। सोचिए, एक ही कहानी और कितने अलग अलग मतलब। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। जैसा कि कहा गया है, जायसी की कहानी प्रेम और विवाह के इर्द गिर्द घूमती थी, जबकि राजपूतों ने इसे अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ अपने सम्मान की रक्षा की लड़ाई पर केंद्रित कर दिया। मतलब कहानी का पूरा मकसद ही बदल गया था। अच्छा, ये तो हुई कहानी की बात। अब आते हैं असली सवाल पर। इतिहास क्या कहता है? 1303 के जो असली ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं, उनमें क्या लिखा है? और यहीं पर कहानी और इतिहास में सीधा टकराव देखने को मिलता है। देखिए, कहानी कहती है कि खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला खूबसूरत रानी पद्मिनी को पाने के लिए किया था। लेकिन उस वक्त के जो रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ तक कि उस घेराबंदी में खिलजी के साथ मौजूद उसके दरबारी कवि अमीर खुसरो की लिखाई में भी पद्मिनी का कहीं कोई जिक्र तक नहीं है। ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। और इसी वजह से इरफान हबीब जैसे कई बड़े इतिहासकार सीधे सीधे कहते हैं कि पद्मिनी एक किंवदंती हैं जो महाकाव्य पद्मावत से पैदा हुई हैं। इससे पहले किसी भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड में उनका जिक्र नहीं मिलता। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। दूसरी तरफ मीना गौर जैसी स्कॉलर सवाल उठाती हैं, क्या ये सच में मुमकिन है कि उनके बारे में सब कुछ ही काल्पनिक हो? मुझे लगता है कि जायसी के पास भी पद्मावत लिखने के लिए कोई तो आधार रहा होगा। तो आप देख सकते हैं, ये बहस एक्सपर्ट्स के बीच भी आज तक चल रही है। तो फिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? देखिए, अगर सिर्फ ऐतिहासिक सबूतों की बात करें तो मामला साफ है। 1303 में पद्मिनी के होने का कोई भी पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है।
तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर पद्मिनी का ऐतिहासिक वजूद साबित नहीं होता तो फिर उनकी कहानी में इतनी ताकत क्यों है? क्यों ये आज भी हमारे बीच जिंदा है? चलिए अब सच के सवाल से आगे बढ़कर इसके मतलब को समझते हैं। अगर आज कोई चित्तौड़गढ़ के किले में जाए तो वहां पद्मिनी का महल देख सकता है। अब भले ही उस महल का किसी 14वीं सदी की रानी से सीधा कोई लेना देना साबित न हो, लेकिन आज वो उस किंवदंती का एक जीता जागता प्रतीक बन चुका है। वो उस कहानी को एक असल जगह से जोड़ता है। और इस कहानी का सबसे दर्दनाक और शक्तिशाली हिस्सा है जौहर। ये एक ऐतिहासिक सच है। ये वो प्रथा थी जिसमें राजपूत महिलाएं जब युद्ध में हार तय हो जाती थीं तो दुश्मन के हाथों में पड़कर अपमानित होने के बजाय सामूहिक रूप से खुद को अग्नि को सौंप देती थीं। ये उनके लिए अपने सम्मान की रक्षा का अंतिम बलिदान था। और बस इसी वजह से पद्मिनी सिर्फ एक कहानी का किरदार नहीं रही, वो एक प्रतीक बन गई, राजपूतों के गौरव और उनकी बहादुरी का, सम्मान के लिए किए गए सबसे बड़े बलिदान का, आक्रमणकारियों के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े होने का, और वक्त के साथ वो पवित्रता और भारतीय देशभक्ति का भी एक आइकॉन बन गई। और सदियों से यही कहानी किताबों में, नाटकों में, टीवी शोज में और फिल्मों में बार बार दोहराई गई है। और यही चीज हमें वापस वही ले आती है जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। आज उनकी कहानी की ऐतिहासिक सच्चाई चाहे जो भी हो, एक सांस्कृतिक आइकॉन के तौर पर उनकी जगह हमारे दिलों में, हमारी कहानियों में पक्की हो चुकी है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, और वो ये कि क्या चीज़ एक कहानी को इतिहास से भी ज़्यादा ताकतवर बना देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद मिथकों में, हमारी यादों में और हम कौन हैं इस पहचान में छुपा है।